नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बार शरद पवार ने किसी चैनल से बातचीत करते हुए ये खुलासा किया था कि 2014 में भी उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच फूट डालने की कोशिश की थी। ये प्रयास किया था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे और तब भी शिवसेना के एक नेता ने उनसे संपर्क किया था, पर तब उनका दांव चल नहीं पाया, वो चीजें सिरे चढ़ नहीं पाई। वरना भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना को उसी साल यानी 2014 में ही अलग कर दिया होता। इतने बड़े खुलासे के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अगर शिवसेना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ख़ास तौर से जो उनके तोते हैं, यानी प्रवक्ता हैं, सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत, उनकी तरफ से चुप्पी साध ली गई, कुछ नहीं कहा गया। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, और विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ गए और शिवसेना ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी 106 सीटों पर ठिठक गई है और ऐसी सूरत नहीं है कि निर्दलियों और छोटे दलों के सहयोग से वो सरकार बना पाए, इसलिए शिवसेना ने खेल कर दिया। और सबसे ज़्यादा बयानबाजी किसकी तरफ से हो रही थी? संजय राउत की तरफ से। जाहिर है, संजय राउत और शरद पवार, इन दोनों की जुगलबंदी ने उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज जब उद्धव ठाकरे संकट में है, शिवसेना संकट में है, उनकी कुर्सी जा रही है, शिवसेना टूट गई है, टूट रही है, तब हम कह सकते हैं कि शरद पवार का जो दांव था, जो रणनीति थी, जो मकसद था, वो कंप्लीट हो गया है। याद करिए, खास तौर से जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं, और महाराष्ट्र के दर्शकों में भी जो उम्र दराज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के बीच भले ही रिश्तेदारी हो, लेकिन विचारधारा के स्तर पर बाला साहब ठाकरे ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी शरद पवार को भाव नहीं दिए। जब वो कांग्रेस में थे तब भी नहीं, और जब कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी बना ली तब भी नहीं। बल्कि मैदान में, चुनावी मैदान में, ऑन रोड, दोनों के बीच में एक संघर्ष, एक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दिखाई देती थी। बाला साहब ठाकरे ऐसा कोई मौका नहीं चूकते थे जब उनको उनकी जगह नहीं दिखाते थे। और शरद पवार को लगता था कि ये जो शिवसेना का उभार है, ये उनको पूरे महाराष्ट्र का लीडर बनाने से रोकता है। शरद पवार बाला साहब ठाकरे के रहते हुए शिवसेना का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन अब उन्होंने देखा कि एक तो जो बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते थे, राज ठाकरे, वो 2006-7 में शिवसेना छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, और एक चुनाव तो कम से कम ऐसा था जब राज ठाकरे की पार्टी के भी 13 एमएलए जीत करके आ गए थे।
तब इनके लिए वो एक नया खतरा बन करके उभरे थे और शिवसेना के लिए भी। लेकिन 2014 की जो मोदी की आंधी चल रही थी, उसमें लोकसभा चुनाव तक तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ थे। बात बिगड़ गई थी विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर के कि कितनी-कितनी सीटों पर लड़ा जाए, और 2014 का विधानसभा चुनाव दोनों अलग-अलग लड़ी थी। लेकिन 2019 आते-आते फिर साथ, हालांकि 2014 में ही शुरुआत में शरद पवार ने बाहर से सपोर्ट किया था देवेंद्र फडणवीस की सरकार को। बाद में शिवसेना को या तो अक्ल आई या उसकी मजबूरी थी, तो वो वापस सत्ता में आ गई इनके साथ। लेकिन 2019 में फिर जो मोदी की आंधी थी, उसमें जो स्थिति 2009 में थी, 2014 में नहीं नहीं रही राज ठाकरे की, और 2019 में तो बिल्कुल ही नहीं रही। ऐसे में शिवसेना को इसका फायदा मिला। लेकिन जब 2019 में शिवसेना ने ये देखा, खास तौर से संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने और उधर शरद पवार ने, कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर छोटे और निर्दलियों के साथ मिलकर के भी सरकार नहीं बना सकती है। 288 के सदन में 145 अंक चाहिए, जादुई अंक चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। तो शरद पवार ने खेल कर दिया संजय राउत के साथ मिल करके। इनके लिए बड़ा माकूल सा माहौल था। शुरू में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी से और शिवसेना से पूछिए, उनको सरकार चलाने का और बनाने का जनादेश मिला है। लेकिन पर्दे के पीछे से ये शिवसेना और कांग्रेस के बीच में पुल का काम कर रहे थे, और जब कांग्रेस तैयार हो गई तो एक सेकंड नहीं लगा शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से अपना 2.5-3 दशक पुराना गठबंधन तोड़ने में, और शरद पवार कामयाब हो गए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ने में। शरद पवार जानते थे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन में हैं, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तब तक उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। 2014 में भी हारे थे, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के ही चुनाव लड़े थे। 2019 में भी हारे, लोकसभा सीटों में भी काफी पीछे रहे, और ये गठबंधन बाजी मार ले गया। इसलिए ये गठबंधन तोड़वाना बहुत जरूरी था। और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ, यानी मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे बन गए हों, लेकिन सरकार की असली बागडोर तो शरद पवार के हाथ में थी, और शरद पवार की पार्टी ने ही अहम मंत्रालय हथिया लिए। आपको पता है, उनके पास जितने अहम मंत्रालय थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हो रहा था। उन्हीं के क्षेत्रों में, उन्हीं के मंत्रियों के हाथों में ज्यादा पैसे आ रहे थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ठीक से एड्रेस कर पा रहे थे, उपकृत कर रहे थे। पैसे की वैसे ही कोई कमी नहीं थी। ऊपर से अनिल देशमुख गृह मंत्री बनकर के दोनों हाथों से लूट रहे थे, वसूलवा रहे थे। सचिन वाजे को जिस तरीके से बहाल कराया गया, 16 साल बाद सेवा में लेकर के आया गया, और उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिलवा दिया गया, क्राइम यूनिट दिलवा दी गई, और उसमें तमाम जो सनसनीखेज मामले थे, और जिनको आप कह सकते हैं कि जो कमाई वाले केस थे, वो भी संजय सचिन वाचे वाजे को दे दिए गए। और ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, नियुक्तियों में जिस तरीके का गोरख धंधा चला, भ्रष्टाचार चला, जिस पर बाद में रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट भी बना करके दी, जिससे इतने ज्यादा खफा हो गए उद्धव ठाकरे और शरद पवार,
कि रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र छोड़ करके केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आना पड़ा और जो ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमानी की गई, सीताराम कुंटे और आपके अ, अनिल देशमुख, परमवीर के जरिए और जो दूसरे लोग थे, उन पर प्रेशराइज़ करके कि मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं, मातोश्री ऐसी चाहती है, आदित्य ठाकरे के फ़ोन, उन ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो बड़ा खेल हुआ, वसूली प्लस ट्रांसफर पोस्टिंग एक तरीके से उद्योग धंधे में तब्दील हो गई और तमाम दूसरे जो हथकंडे अपनाए गए तिजोरियां भरने के लिए, उसके चलते बाद में जो ईडी की जांच हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हुई, सीबीआई की हुई, उसमें परतें उगड़ी, पता चला कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। सरकार पर कब्जा किस लिए किया इन तीन दलों ने मिलकर के, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने। तीनों की कोई विचारधारा नहीं मिलती थी, तीनों का कोई नीति, नियत, नेतृत्व किसी भी तरीके से साम्यता नहीं थी। बाला साहब ठाकरे की एक अलग विचारधारा थी, अलग सिद्धांत थे, अलग तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी और इन दोनों दलों की, कांग्रेस की और एनसीपी की, जिनको 2019 के इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ने फेल किया था, विपक्ष में बैठने को कहा था, वो शिवसेना को पटा करके उनके मुख्यमंत्री बना करके सत्ता की मलाई खा रहे थे। और जो काम कभी नहीं हुआ, शरद पवार ने वो कर दिया, यानी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। ठाकरे परिवार बाला साहब ठाकरे के समय कभी भी ये पदों की दौड़ में नहीं रहा, चुनावी राजनीति में नहीं कूदा। दूसरों को उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया, दूसरों को उन्होंने लोकसभा स्पीकर बनवाया, मुख्यमंत्री बनवाया। कम से कम 2 मुख्यमंत्री तो पहले रहे ही हैं। पहले मनोहर जोशी, फिर नारायण राणे और मनोहर जोशी बाद में अटल जी के समय लोकसभा के स्पीकर भी बने। केंद्र में मंत्री रहे शिवसेना के लोग, राज्य में भी 2 बार मुख्यमंत्री और फिर जब इनकी ताकत घट गई, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई, तो देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने और इनकी तरफ से मंत्री उनके साथ मौजूद थे। लेकिन वो होता है ना कि मैंने बाला साहब ठाकरे को ये वचन दिया था कि किसी शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये पता नहीं कहाँ से एक बहाना तलाश करके लेकर के आए उद्धव ठाकरे। एक और झूठ चलाने की कोशिश की थी इन्होंने, जिसका अमित शाह ने खंडन कर दिया था कि साहब बाला साहब ठाकरे के कमरे में अमित शाह बैठे हुए थे, उन्होंने ये वचन दिया था, वायदा किया था कि ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री का पद दोनों के पास रहेगा। अमित शाह ने उसका सीधे सीधे खंडन किया कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने फेस सेविंग तो करनी थी, लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके से इनको झांसे में लिया, जिस तरीके से इनका गठबंधन तोड़वाया भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरह ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया, शिवसेना को तोड़ने का काम कर दिया। क्योंकि विचारधारा के स्तर पर मैंने एक वीडियो में कल भी कहा था कि शिवसेना के जितने एमएलए जीत करके आए या भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए जीत करके आए, वो तो एनसीपी या कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको हरा करके आए थे ना। इसी तरीके से एनसीपी के या कांग्रेस के जितने एमएलए जीत करके आए, वो या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे या शिवसेना के खिलाफ लड़ रहे थे। और जनादेश जो मिला था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था। कांग्रेस को तो 44 सीटें मिली थी 288 के सदन में, एनसीपी को केवल 54 सीटें मिली थी। यानी इनको महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था और शिवसेना को
भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई के तौर पर 56 सीटें देकर के भेजा था। भाजपा को 104 6 सीटें देकर के भेजा था। लेकिन शरद पवार ने साजिशन, रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वो गठबंधन तोड़वाया। उसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया ताकि सरकार की जितनी बदनामी होगी, जितनी गालियां पड़ेंगी, जितनी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी, उतना इनकी लोकप्रियता नीचे जाएगी, गालियां इनको पड़ेंगी और वो मजे से सत्ता का भरपूर आनंद ले रहे थे, लूटपाट में लगे हुए थे। जितनी बदनामी इन लोगों को मिली है, उसके चलते ये नौबत आ गई कि पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच पड़ताल की और दो दो मंत्रियों को जेल भेजा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उससे इतने खराब संदेश गए हैं कि इन्होंने तो सत्ता पर कब्जा ही इसलिए किया था ताकि लूटपाट की जा सके, भ्रष्टाचार किया जा सके। नवाब मलिक के डी गैंग के साथ रिश्ते उजागर होना, या अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए, जिसका बहुत विस्तार से उल्लेख परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया था, जो 8 पेज की चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी थी, किस तरीके से वो लूट में लगे हुए थे, सचिन वाजे की किस तरीके से बहाली कराई गई। ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि जनता की समस्याओं से, विकास के कार्यों से, या जो एक मकसद होता है सरकार के गठन का और सत्ता में आने का, कि चलिए कुछ और नहीं कर रहे हैं तो अपनी पार्टी का विस्तार ही कर लीजिए, जहां जहां पार्टी नहीं है वहां उसे खड़ी कर दीजिए, वैसा कुछ हुआ नहीं। और उद्धव ठाकरे एक नाकारा, एक अकर्मण्य और घर से काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में बदनाम हुए। पब्लिक के बीच में जाना नहीं और जन समस्याओं को लेकर के कभी कोई बहुत ऐसा जेस्चर उनका दिखा हो, ऐसा भी नहीं। और जो टूट फूट हुई है शिवसेना में, और जितने बड़े पैमाने पर हुई है, और टूट फूट भी किसने कराई है, उसके अगवा कौन बने हैं, जो बाला साहब ठाकरे के भी करीबी थे, विश्वास पात्र थे, और जो ठाणे इलाके के बहुत ही लोकप्रिय हिंदूवादी आनंद दिघे के भी चेले थे, चेले रहे हैं। एकनाथ शिंदे, जिनका जिक्र चल रहा था, नाम चल रहा था 2019 में मुख्यमंत्री के तौर पर, जब ये गठबंधन वगैरह तोड़ करके ये अलग हो गए थे। लेकिन शरद पवार ने, जो जानते हैं कि कब क्या दांव पेच खेलने हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एकनाथ शिंदे अगर चीफ मिनिस्टर बने तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एकनाथ शिंदे को बहुत पसंद करता है और महाराष्ट्र के कई जिलों में उनका बहुत व्यापक प्रभाव है, तो शिवसेना और मजबूत हो जाएगी। और उनके पास तो अनुभव भी था शासन का, प्रशासन का, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। और शिवसेना में भी जितनी स्वीकार्यता उनकी है, जितना सम्मान उनका है, इतना उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं हुआ। तो उद्धव ठाकरे को एक सोच समझ करके, एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री बनवाया गया ताकि ठाकरे परिवार का पानी भी उतर जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनते और मातोश्री में ही बैठ करके शिवसेना को और सरकार को चलवाते, तो क्या इनका इतना अपमान होता, इनको इतनी अपमानजनक स्थितियों के का सामना करना पड़ता जितनी अपमानजनक स्थितियों का सामना अब ये कर रहे हैं। पार्टी बिखर गई, पार्टी टूट रही है, 2/3 एमएलए ने बगावत कर दी है,
जो सांसद हैं उनमें भी असंतोष देखा जा रहा है। तो शरद पवार ने, इनके पार्टी के मंत्रियों ने मनमाने फैसले किए, भ्रष्टाचार किया, अहम मंत्रालयों पर एक तरीके से कब्जा कर लिया और शिवसेना में धीरे-धीरे और शिव सैनिकों में भी गुस्सा पनपता रहा। सारे अधिकांशतः इन्हीं के नेता पकड़े गए, लेकिन संजय राउत के यहां से भी जब्तियां हुई, उनकी भी संपत्ति सीज की गई, तो संजय राउत भी पकड़े गए एक तरीके से। और राज ठाकरे को, शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर धकेलने का एक मौका मिल गया। शरद पवार ने बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से गृह मंत्रालय ले लिया। गृह मंत्रालय का मतलब होता है कि पुलिस आपके हाथ में आ गई है, और उसके बाद जो गुल खिले हैं पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुलिस का जो उपयोग दुरुपयोग हुआ है वो हम और आप देख ही रहे हैं। ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि शरद पवार एक्चुअल में जो चाहते थे, यानी शिवसेना को कमजोर करना, तोड़ना, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की स्थितियां, ठाकरे परिवार का, मातोश्री का जो रुतबा था उसको मिट्टी में मिलाना, उसमें वो कामयाब हो गए। और इसमें उनका साथ दिया है, जाने में, अनजाने में, मूर्खता में, नासमझी में, संजय राउत ने। दो ही चेहरे हैं जिन्होंने इस सरकार का भट्टा बैठाया है और शिवसेना का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक शरद पवार और दूसरे संजय राउत। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।